हेलो फ्रेंड्स। बायोकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बायोकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे हम इकोलॉजी को कवर अप कर रहे हैं और ये इकोलॉजी का लेक्चर थर्ड होने वाला है, जिसमें हम लाइफ इन वाटर की बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने थोड़े से बेसिक्स के बारे में जाना था, जिसमें हमने इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर किया था, और लास्ट लेक्चर में हमने टेरेस्ट्रियल बायोम्स को कवर अप किया था। तो अगर आपने अभी तक उन लेक्चर्स को गो थ्रू नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए, आपको एक और जो जानकारी है वो मुझे देनी है, दैट इज़ कि अब आप JRF नेट के जो ऑनलाइन बैचेस हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 14,400 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं। आपको इसमें मिलेगा लाइफ टाइम का एक्सेस। आप जब तक चाहें हमारे साथ तैयारी जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको एनरोल करना है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली जो बैच है वो चूज़ कर सकते हैं। बैच जो है वो 11 जून से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग्स जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर में जानते हैं कि क्या क्या हमें जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो बात इस पे शुरू होगी कि एक्वेटिक बायोम्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल बायोम से डिफरेंट कैसे हैं। तो जब हमने टेरेस्ट्रियल बायोम्स के बारे में बात की थी, हमने वहाँ पे कहा था कि एक सिलेक्टिव प्रेशर लगता है। तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल सिस्टम में, दोनों में जो सिलेक्टिव फोर्सेस हैं वो डिफरेंट है। कहने का मतलब ये है, देखिए, जैसे कोई चीज़ पानी में है ना, तो उसका एनवायरनमेंट, उसको वहाँ पे मिलने वाले रिसोर्सेज, सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हैं टेरेस्ट्रियल बायोम के अकॉर्डिंग। ठीक है, टेरेस्ट्रियल बायोम में हवा, पानी, खुला सब कुछ मिल रहा है ना। लेकिन जो पानी के अंदर जीव हैं उनको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है ना। तो कहने का मतलब ये है, दोनों के रिसोर्सेज, दोनों का एनवायरनमेंट जो है वो अलग है। इन्हीं सिलेक्टिव फोर्सेस की वजह से जो इकोसिस्टम है वो अलग अलग, दोनों का इकोसिस्टम जो है वो अलग अलग है। इसीलिए एक्वाटिक बायोम्स को अलग से पढ़ना पड़ता है और टेरेस्ट्रियल बायोम जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप कर लिए थे। नेक्स्ट जिस चीज़ के बारे में बात करनी है, दैट इज characterizing aquatic biomes by their dominant photosynthesizing organisms as we did for terrestrial biome is difficult। क्योंकि जब हमने टेरेस्ट्रियल बायोम की बात की थी, हमने क्या बोला था, वहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं कौन, प्लांट्स वगैरह, क्योंकि वो धूप को यूज़ करते हैं और अपनी एनर्जी वगैरह बनाते हैं, और फिर उन्हीं एनर्जी को, उन्हीं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं है ना, वो कंज्यूम करते हैं, और 10% लॉ के अकॉर्डिंग जो आपकी एनर्जी है वो नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफर होती रहती है, राइट। अब यहाँ पे ये चीज़ एक्वाटिक बायोम्स के लिए, ये चीज़ जो मतलब डोमिनेंट फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिजम्स को कैरेक्टराइज करना इज डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो गए है ना, तो ये प्लांट्स जो हैं ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कुछ एक्वाटिक बायोम यानी कि कुछ फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स है ना, जो सिंगल सेल्ड हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया के बारे में आपने सुना होगा, ब्लू ग्रीन एल्गे, तो ये भी बहुत अच्छी मात्रा में फोटोसिंथेसिस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, या ऐसा कह लो कि जो फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, डोमिनेंट फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिजम्स को कैरेक्टराइज करना मुश्किल है थोड़ा सा एक्वेटिक बायोम्स में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है इन्होंने, एक्वेटिक बायोम्स आर क्लासिफाइड फर्स्ट बाय वेदर दे आर सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर। तो अगर हमें क्लासिफाई करना है किसको, कि जो हमारे पास एक्वेटिक बायोम्स हैं, ठीक है, अगर उनकी क्लासिफिकेशन करनी है तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो होती है वो केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे होती है। कहने का मतलब ये है, आप देखोगे कि जो वाटर बॉडी जिसकी भी आप बात कर रहे हो, जिस भी एक्वाटिक बायोम की आप बात कर रहे हो, क्या वो सॉल्ट वाटर है उसका, या फिर फ्रेश वाटर है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जैसे फ्रेश वाटर है, तो विद इन फ्रेश वाटर सिस्टम जो बायोम है उसको आप फर्दर डिफाइन कर सकते हो बाय फिजिकल प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये है कि या तो आप ये देख सकते हो कि क्या वाटर लेंटिक है, मतलब स्टिल है, खड़ा पानी है, जैसे पॉन्ड्स, लेक है ना, एक ही जगह पे होते हैं, या तो फिर वो लॉटिक होगा। ठीक है, यानी कि मूविंग वाटर जो है, जैसे स्ट्रीम्स हो गई, रिवर्स हो गई,
ठीक है, तो ये मूविंग वाटर है। तो इस फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप फर्दर जो है वो फ्रेश वाटर सिस्टम को क्या कह सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हो या क्लासीफाई कर सकते हो। बिकॉज ऑफ इट्स लिमिटिंग solubility, O2 becomes a limiting resource and highly variable। ठीक है, अब देखो एक्वेटिक वाटर में, ठीक है, या एक्वेटिक बायोम में वाटर तो चारों तरफ है, तो वाटर तो एक लिमिटिंग रिसोर्स नहीं हो सकता यहाँ पे, लेकिन वाटर के अंदर जिंदा रहने के लिए उनको खाना, हवा, ये सब कुछ चाहिए, है ना। और हवा जो है, ठीक है, यानी कि O2 जो है वो इसलिए नेसेसरी है क्योंकि उसकी जो सॉलिबिलिटी है वाटर में वो लिमिटेड है, और ड्यू टू इट्स लिमिटेड सॉलिबिलिटी ये आपका एक लिमिटेड रिसोर्स है उन जीवों के लिए जो पानी के अंदर रहते हैं, राइट। तो ऑक्सीजन गैस इज नेसेसरी फॉर मोस्ट लाइफ ऑन अर्थ। द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन ओशियन, लेक एंड रिवर डिपेंड ऑन अदर एनवायरमेंटल फैक्टर। की जो कंसंट्रेशन है O2 का, ओशन में हो चाहे लेक में हो चाहे रिवर में हो, ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं उनके उनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ O2 क्या होगी। जैसे कि क्या उस वाटर को लाइट का एक्सपोजर है ना, सन का एक्सपोजर होगा, तभी जो उसमें जो वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे वो ऑक्सीजन बना पाएंगे। तो टेम्परेचर एक फैक्टर है, उसके बाद वाटर सर्कुलेशन एक फैक्टर है, सैलिनिटी एक फैक्टर है, और साथ में ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, कि वहां पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो वहां पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है। क्लियर है बात। तो O2 की जो एक लिमिटेड रिसोर्स है वाटर में, उसके वहां पर होने के लिए आपको बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर चाहिए, जैसे कि सन, टेम्परेचर, वाटर सर्कुलेशन, सैलिनिटी, ये सब कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी, दैट इज लाइट कंपनसेशन पॉइंट। ये क्या होता है, बोलता है द लाइट कंपनसेशन पॉइंट विल बी द डेप्थ एट विच ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एट द सेम रेट एज इट इज यूज्ड। लाइट कंपनसेशन पॉइंट वो होता है, वो पॉइंट, ठीक है, किसी भी वाटर बॉडी का, चाहे आप ओशन ले लो, लेक ले लो, रिवर ले लो, जैसे जैसे आप उसकी डेप्थ में जाते जाओगे तो जितना एक ऑर्गेनिज्म जो है ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है और उसी रेट पे, है ना, उसी रेट पे ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस भी हो रही है, मतलब जितना प्रोड्यूस हो रही है उतनी कंज्यूम हो जा रही है। दैट इज लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट, ठीक है, और ये डीपर लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। फोटोसिंथेसाइजर्स विल रिक्वायर मोर O2 देन दे प्रोड्यूस। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसाइजर्स होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं आपके प्रोड्यूसर्स, ठीक है, उनको ज्यादा O2 की नीड पड़ती है एट दिस पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, वाटर दैट इज वार्मर बाय द सन इज ऑल्सो लेस डेंस। हाँ, एक चीज डेंसिटी की भी कई बार पूछ लेता है कि एक चीज ध्यान में रखना, जो सन से गर्म होता है ना पानी, जो ऊपर वाली आप परत देखते हो किसी भी वाटर बॉडी की, अब वो ऊपर क्यों है, क्योंकि वो डेंस, लेस डेंस है, क्योंकि ऊपर से सन जो है उसकी रेज गिर रही है, गर्म होने से, जैसे आपने सुना होगा कि गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, इसीलिए जो वेंटिलेटर्स होते हैं ना वो रूम में ऊपर बनाए जाते हैं, या फ्रीजर में जो आइस वाला बॉक्स होता है वो ऊपर वाली साइड पे होता है, इसीलिए क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठ जाती है। वैसे ही वार्म जब वाटर हो जाता है तो वो लेस डेंस हो जाता है और वो इजीली फ्लोट करता है, किसके ऊपर, जो कोल्ड वाटर होगा नीचे होगा जो, ठीक है। अनलेस मिक्सिंग अकर्स, these warm and cold layers are separated by a thermocline। ठीक है, कई बार थर्मोक्लाइन आपसे पूछ लेगा, तो थर्मोक्लाइन का मतलब क्या होता है, अ लेयर ऑफ वाटर थ्रू विच टेम्परेचर चेंजेस रैपिडली विद डेप्थ। कहने का मतलब ये है, अगर आप कोई वाटर बॉडी की बात करो, ठीक है, कोई पॉन्ड ले लो, कोई लेक ले लो, क्या होता है, उसकी जो ऊपरी सतह होती है पानी की, जो ऊपर वाली साइड पे पानी होगा, अगर उसके ऊपर धूप गिर रही है तो वो हो जाता है गर्म, लेकिन जैसे ही आप इस पॉन्ड में नीचे डेप्थ में जाते जाओगे टेम्परेचर कम होता जाता है, यानी कि नीचे वाली जो वाटर की लेयर्स होंगी वो कैसी होती है, ठंडी होती है। तो ये जो लेयरिंग हो जाती है ना, दिस इज कॉल्ड एज थर्मोक्लाइन। द लेयरिंग ऑफ द वाटर कॉलम बाय टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन।
ठीक है। अब ये जो लेयरिंग होगी है, जैसे ऊपर वाला पानी जो है उसका टेम्परेचर हो सकता है 30 डिग्री सेल्सियस हो, उसके नीचे वाली जो लेयर है उसका हो सकता है कि 28 हो, इस तरह से टेम्परेचर जो है वो गिरता जाता है और लेयरिंग होती जाती है। अब ये जो लेयरिंग हो रही है ना वाटर कॉलम की, इसको हम थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल के बारे में। इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इस डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे। पहले समझते हैं कि हाइड्रोलॉजिक साइकिल होती क्या है। ये बोलता है द वेरियस एक्वाटिक एनवायरमेंट्स, जैसे कि आप लेक्स ले लो, रिवर्स ले लो, ओशियंस ले लो, प्लस एटमॉस्फेयर एंड आइस। ठीक है, सारी चीजों के बारे में बात कर रहा है, जितने भी जहां पे भी आपको पानी देखने को मिल सकता है, लेक्स, रिवर्स, वाटर। ठीक है, प्लस एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है तो उसमें भी पानी है, आइस में जो जमा हुआ है वो भी पानी है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, रिजर्वॉयर्स होते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे रिजर्वॉयर्स किसके हैं, हाइड्रोलॉजिक साइकिल के। हाइड्रोलॉजिक साइकिल क्या होता है, वो प्लेसेस है ना वेयर वाटर इज स्टोर्ड फॉर सम पीरियड। ठीक है, वो जगह है जहां पे पानी जो है वो कुछ पीरियड के लिए स्टोर है। एंड द डायनेमिक मूवमेंट ऑफ वाटर among these reservoir in a global exchange called hydrologic cycle। और ये जो डायनेमिक मूवमेंट है वाटर का, वो इन रिजर्वॉयर्स में घूमता रहता है। जैसे वाटर साइकिल चलती है वैसे ही हाइड्रोलॉजिक साइकिल चलती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये आइसबर्ग्स थे। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर टाइड अप इन आइस मेल्टिंग वुड राइज द ओशन इनफ टू फ्लड कोस्टल सिटीज। क्या हुआ, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी और ये जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू होगी, तो नदियों के रूप में वो क्या करता है, नीचे नीचे वाली साइड को बहना शुरू कर देता है ना, जो आपके कोस्टल एरियाज होते हैं, है ना, जो आपके प्लेन एरियाज होते हैं, उस तरफ को पानी बहना शुरू कर देता है। अब होता क्या है, ये एज अ रिजर्वर यहाँ पे वाटर पड़ा हुआ था, ये मतलब बह गया गर्मी की वजह से और नीचे जाके ओशन में मिल जाता है ना। जैसे आपको पता है जो कोस्टल सिटीज हैं वहां से जितनी भी नदियां हैं वो सारी कहाँ गिरती है, जैसे बंगाल की खाड़ी में गिर रही है ना, इंडियन ओशन में गिर रही है, तो सारी नदियां जो है वो अल्टीमेटली एक बिग सोर्स ऑफ वाटर में जाकर के मिल जाती हैं। तो अब होता क्या है, जब ये बिग सोर्स ऑफ वाटर में जाकर के मिलती हैं, यही नदियां फिर पानी जो है वो कहाँ पे, ओशंस में जाकर के मिक्सअप कर देती है। या फिर कई बार क्या होता है कि जैसे जो कोई रिवर है उनकी वजह से ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर जो है वो भी बन जाता है ना। लेकिन क्योंकि हम इतने धड़ल्ले से ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी धीरे 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 डिप्लीट होता जा रहा है। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पे आपको परसेंटेज दिए कि 1.7% जो हमारा वाटर है ना वो आइस के रूप में है ना, आइस के रिजर्वर के रूप में वहां पे पड़ा हुआ है। वैसे 0.8 जो है वो ग्राउंड वाटर के रूप में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये जो रिवर्स है, रिवर्स लगभग आपको ये देखो, आपको ये जो डिजिट्स है ना ये याद नहीं रखनी है, बस हाइड्रोलॉजिक साइकिल को समझ लो कि क्या होता है, कैसे कैसे रिजर्वॉयर्स जो है वो वाटर के होते हैं। ठीक है, अब रिवर्स ने क्या किया, ओशन में इस वाटर को कैरी आउट कर दिया। अब ओशन में, ओशन जो है वो सबसे लार्जेस्ट रिजर्वोयर है, ठीक है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल का। 97.4% ऑफ वाटर जो है हमारी धरती पे वो कहाँ है, ओशंस में है। अब क्या हुआ, जैसे ही ओशंस के ऊपर धूप पड़ेगी, धूप से क्या हुआ, इवेपोरेशन हुई, नमी आ गई एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में 0.0009% ऑफ वाटर है ना पूरी पृथ्वी का प्रेजेंट है। और फिर यही जो है वो बारिश बन करके प्रेसिपिटेशन के रूप में बरस जाता है। और फिर जब ऊपर आइस वगैरह होती है ना, तो वो आइस जो है वो यहीं पे जम जाती। कहने का मतलब ये, जो वाटर यहाँ से गया था वही वाटर साइकिल बना के दोबारा वापस वहीं पे आ जाता है। और ये कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आइसबर्ग के रूप में है ना यहाँ पे रहेगा, फिर मेल्ट होकर के यहाँ रिवर के रूप में रहेगा, फिर रिवर से ओशन बनेगा। कहने का मतलब यह है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल एक ऐसी साइकिल है जो हमें वाटर के डिफरेंट डिफरेंट रूप बताती है कि डिफरेंट डिफरेंट रिजर्वर्स कौन कौन हो सकते हैं वाटर के। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं और ओशियंस के बारे में देखते हैं। क्या कहता है, द ओशियंस कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जोन्स। अब ओशियंस के बारे में देखो, आप सभी को पता है कि ओशियंस जो हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं है ना, और बहुत कम एक्सप्लोर्ड भी हैं, क्योंकि डेप्थ इतनी है, वहां पे सरवाइव करना जो है वो इजी नहीं है।
है ना, बहुत सारे कंडीशंस, प्रेशर, कोल्डनेस, सब कुछ जो है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का है। तो इसीलिए ओशंस को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप वर्टिकली इसको डिवाइड करना चाहो तब भी ये डिवाइड होता है, और हॉरिजॉन्टली अगर इसको डिवाइड करना चाहो तब भी होता है। What are the shallow shoreline under the influence of the rise and fall of tide is called littoral या फिर intertidal zone। ठीक है, इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये है जैसे आपकी लैंड। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये जो शोर लाइन है ना आपकी, शोर लाइन के साथ वाला जो हिस्सा लगता है किसी भी ओशियन का, ठीक है, वाटर बॉडी का, बेसिकली ओशियन की बात कर रहे हैं हम, तो ओशियन का जो हिस्सा लगता है उसे हम कहते हैं लिटोरल जोन या फिर इंटरटाइडल जोन, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ जाता है जोन, द नेरेटिक जोन एक्सटेंड्स फ्रॉम द कोस्ट टू द मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ वेयर ओशन इज 200 मीटर डीप। अब ये बोलता है ये इंटरटाइडल जोन से आगे जाता है ना, और कहाँ तक ये नैरेटिक जोन रहता है, जहां तक जो ओशन है वो 200 मीटर डीप नहीं है। जहां तक 200 मीटर डेप्थ इसको दिखाई देती है वहां तक आपका कौन सा जोन है, नैरेटिक जोन। बियॉन्ड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ लाइज द ओशनिक जोन। अब ये बोल रहा है कि ये जो कॉन्टिनेंटल जोन है ना, यहां से इसके बाद ये पूरा ओशन शुरू है। ठीक है, एवरीथिंग इज ओशन। ठीक है, इसको ओशनिक जोन कहते हैं। अब इस ओशनिक जोन में आगे बहुत सारे जोन्स आ जाते हैं। द जोन इज ऑल्सो डिवाइडेड वर्टिकली। ठीक है, अब हम पहले देखो हमने कैसे देखा, इस तरह से देखा कि पहले यहां से जो थोड़ा बहुत एरिया था जो लग रहा था किसके साथ, शोर लाइन के साथ, उसको हमने कहा इंटरटाइडल जोन। फिर शोर लाइन से नेक्स्ट 200 मीटर तक का जो जोन था दैट इज नेरेटिक जोन, और नेरेटिक जोन के बाद जितना भी बचा ये सारा ओशनिक जोन था। अब हम वर्टिकली बात करेंगे। ठीक है, पहले हम हॉरिजॉन्टली बात कर रहे थे। वर्टिकली में अगर आप देखो तो बहुत सारे डेप्थ जोन्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला आ जाता है कौन सा, एपिपेलेजिक जोन। ये रहा एपिपेलेजिक जोन, इज द सरफेस लेयर ऑफ द ओशन दैट एक्सटेंड टू द डेप्थ ऑफ 200 मीटर। तो ये बोल रहा है कि अगर आप सबसे ऊपर वाली जो लेयर देखो ना वाटर की, वो कौन सी है, एपिपेलेजिक जोन, और लगभग ये कहां तक चलती है, 200 मीटर डेप्थ तक, राइट। उसके बाद कौन सी आ जाती है, मीजोपैलेजिक जोन। मीजोपैलेजिक जोन जो है वो 200 मीटर से 1000 मीटर की डेप्थ तक रहती है। और उसके बाद आ जाती है कौन सी, बेथीपैलेजिक जोन, जो कि 1000 मीटर से 4000 मीटर तक की गहराई तक फैली है। और इसके बाद आ जाती है 4000 मीटर के बाद 6000 मीटर तक कौन सी आ जाती है, एबिसाइल जोन। ठीक है, अब फाइनली जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है ओशन का, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, हैडल जोन, वो आ जाता है। क्लियर है बात। तो ये आपके सारे के सारे जोन्स हैं। अब क्या होता है, ये बोल रहा है कि जो एपिपेलेजिक जोन है ना, यहां पर तो आराम से धूप वगैरह सब दिख रही होती है ना, लग रही होती है, वार्म वाटर होता है। जैसे जैसे आप यहां से नीचे जाते जाएंगे लाइट और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज होते जाएंगे। Decreasing light and temperature with depth produces a series of vertical habitat zone। तो ये ही डिक्रीजिंग लाइट और टेम्परेचर के चलते यहां पर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, है ना। क्लियर है बात। जो बहुत ज्यादा कोल्ड वाटर में रहेंगे तो वो कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे या तो एबेसाइल जोन में, है ना, या बेंथीपेलेजिक जोन के नीचे लोअर वाले हिस्से में, क्योंकि वहां पे पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। क्लियर है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, हैबिटेट्स ऑन द बॉटम ऑफ द ओशियन एंड अदर एक्वाटिक एनवायरमेंट्स आर रेफर टू एज बेंटिक। ये बोल रहा है कि जो ऑर्गेनिजम्स या हैबिटेट्स आपको कहाँ मिलेंगे, बॉटम पे मिलेंगे ओशियन के, उनको हम कहते हैं क्या, बेंथिक, राइट। और इस बेंथिक से ऊपर वाली साइड पे जो भी आपको मतलब जो भी आपको हैबिटेट, जो भी आपको ऑर्गेनिजम्स वगैरह सब मिलेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, पेलेजिक। तो बॉटम वाला जो है उसको हम कहते हैं बेंथिक, और इससे ऊपर, बॉटम से ऊपर जो भी है, ठीक है, बिना डेप्थ की बात किए हम क्या बोलते हैं उसको, पेलेजिक। क्लियर है बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ओशंस के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं।
अब ये बोलते हैं देयर आर डीप वाटर करंट्स सच एज दोज प्रोड्यूस्ड एज कूल्ड हाई डेंसिटी वाटर sinks at the Antarctic and Arctic that move along the ocean floor. अब ये बोलता है कि जैसे जो डीप वाटर है ना, जैसे जैसे आप डीप वाटर में जाओगे तो वहां पे डीप वाटर करंट्स भी बनते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली कहाँ पे देखने को मिलते हैं, आर्टिक और अंटार्कटिक जो एरिया है जहाँ पे क्या रहती है, ठंड रहती है, वहां पे ये देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है, समटाइम्स कॉल्ड द ओशियंस कन्वेयर बेल्ट। अब हमने क्या बोला कि ये जो ठंडा हाई डेंसिटी वाला जो वाटर है ना, ये इस तरह से सिंक करना शुरू कर देता है, ठीक है, और सिंक करता है और ओशियन के बिल्कुल फ्लोर के साथ ऐसे मूव करता है, राइट। और इसको कई बार हम क्या बोल देते हैं, कन्वेयर बेल्ट, ओशियन की कन्वेयर बेल्ट भी बोल देते हैं, या फिर अब इसको थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन क्या होती है, इज द मूवमेंट ऑफ वाटर caused by the interaction of temperature and salinity। तो जब ये दो फैक्टर आपस में मिलते हैं और इनका प्रभाव वाटर पे देखने को मिलता है, उसकी वजह से एक सर्कुलेशन होती है, उसको हम कहते हैं थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। क्या होता है, ये बोलता है कि वार्म वाटर है जो कि गर्म पानी है, ऊपर वाला पानी तो गर्म ही होगा क्योंकि धूप लग रही होगी, लेस सॉल्टी होता है ये वाटर, ये नीचे की तरफ को खींचता है, ठीक है। वाटर जो है वो नीचे की तरफ को खींचता है, और जैसे जैसे ये नीचे की तरफ को जाता है अपनी हीट रिलीज करता रहता है, ठंडा होता रहता है। जैसे ये ठंडा होता रहेगा तो ये अपना जो सॉल्ट है ना इसके अंदर, क्योंकि ओशन है तो सॉल्ट ही तो वाटर हो गई, तो सॉल्ट को बाहर निकालता जाता है। जैसे ये सॉल्ट को बाहर निकालेगा, अब कॉजिंग डेंसर मोर सलाइन वाटर। अब ये देखो इसने पानी को यहाँ पे और ज्यादा डेंस कर दिया है, ज्यादा सलाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये जो ज्यादा सलाइन वाटर है ये और ज्यादा सिंक करना शुरू कर जाएगा, और यही फिर जो है वो पूरा के पूरा क्या बनाएगा, आपकी थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन बनाएगा। यानी कि यही वो वाटर है जो ओशन फ्लोर के साथ मूव करता है, ठीक है, जिससे डीप वाटर करंट्स बनते हैं। क्लियर है बात। अब जैसे आपको यहाँ पे ये ग्लोबली भी कुछ कुछ चीजें दिखाई गई हैं, जैसे जो रेड कलर में आप देख रहे हो ये आपका सरफेस फ्लो है, और जहां पे ब्लू कलर से आपको दिखाया है ये डीप फ्लो है, और जो ये रॉयल ब्लू कलर से आपको दिखाया है दैट इज बॉटम फ्लो, यहाँ नीचे दे रखा है, ठीक है। जहां जहां पर ये येलो वाले सर्कल्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर डीप वाटर फॉर्मेशन हो रही है, और जहां पे ये ब्लैक ब्लैक वाले विद डॉटेड वाले सर्कल्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे विंड ड्रिवन अपवेलिंग हो रही है, ठीक है। अपवेलिंग देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि ये कोई सी शोर है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे पानी था, यहाँ पे पानी था, क्या होता है कि ऊपर से धूप गिर रही होती है, ठीक है। तो धूप गिरने की वजह से क्या होता है, ये जो वाटर है ना ये लेस डेंस होता रहता है, लेस डेंस होता रहता है, ठीक है। और हवा की वजह से है ना, अब देखो प्रेशर ग्रेडियंट भी बन सकता है ना, बहुत सारे ग्रेडियंट्स की वजह से ऐसा हो सकता है। क्या होता है, हवा चली तो ये यहाँ पे जो लेस डेंसर वाला वाटर था ये इसको अपने साथ आगे की तरफ को खींच करके ले जाती है। अब यहाँ पे जो जगह खाली बचेगी उसको कवर अप करने के लिए जो नीचे वाटर रहेगा, है ना, जो नीचे पानी रहेगा वो आएगा इसको कवर अप करने के लिए, ठीक है। तो कवर अप करने के लिए जब ये आता है तो अपने साथ नीचे वाले जो भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल जो भी इसके पास होता है वो सब कुछ लेकर के आता है। तो इस तरह से क्या है, सर्कुलेशन चलती रहती है, इस तरह से सर्कुलेशन, ये जो सर्कुलेशन हो रही है ना इसी को हम क्या कहते हैं, अपवेलिंग, राइट। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया है डिस्प्लेड वाटर इवेंचुअली राइजेस क्रिएटिंग अपवेलिंग, ठीक है। तो जैसे कि ये जो डिस्प्लेड वाटर यहां से हुआ, ठीक है, ये इवेंचुअली राइज करता है, इसकी जगह कवर अप करने के लिए नीचे से जो पानी है वो ऊपर की तरफ को आता है, और इसकी वजह से अपवेलिंग जो है वो पूरी की पूरी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जहां जहां वे आपको पिंक पिंक सर्कल्स विद डॉट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर अपवेलिंग होती है, देखी गई है, क्लियर है। और कुछ आपको ब्लैक डॉट वाले भी दिखाई दे रहे होंगे, सम अपवेलिंग्स आर ड्रिवन बाय प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय द विंड। तो जो विंड से क्रिएट होते हैं वो आपको थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, है ना, ये आपको कहाँ आर्टिक रीजन्स के पास देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है बात। चलिए अब हम बायोलॉजी की बात करेंगे। कहने का मतलब ये है ओशियन में हमने बोला था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है।
तो वहां के पे कौन कौन से जीव देखने को मिलते हैं, किसके जोन में देखने को मिलते हैं, उसकी थोड़ी सी बात होने वाली है. इन ओशंस द शैलो अपर एपीपेलाजिक जोन कॉल्ड फोटिक जोन. ठीक है, तो एपीपेलाजिक जोन को क्या कहा जाता है, फोटिक जोन कहा जाता है, जहां पे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, कहने का मतलब है फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया आपको एग्जांपल दिया था, वो आपको देखने को मिलते हैं. ड्रिफ्ट विद द करंट्स इन द ओशियन, सॉरी, drift with the currents in the open sea. The small animals that drift with these same currents are called zooplankton. ठीक है, तो अभी इन्होंने यहाँ पे एक तो प्लांट्स के बारे में बताया है कि जो प्लांट्स वाली स्पीशीज है जो कि फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, है ना. ये वाला जो ओपन सी वाले एरिया में जो आपका फोटिक जोन है, इसमें उनको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स. और जो स्मॉल एनिमल्स आपको इन्हीं सेम करंट्स में या इन्हीं सेम फोटिक जोन्स में आपको देखने को मिलेंगे, उनको हम कहते हैं जू प्लैंक्टॉन्स. जो जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं वो इन्हीं फाइटोप्लैंक्टॉन्स को कंज्यूम करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं करते. राइट. फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं वो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं यहाँ पे, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फिर खाना बनते हैं जू प्लैंक्टॉन्स का. क्लियर होगी बात. While there is no ecologically significant photosynthesis below the photic zone, where there is no absence of deep sea organisms. अब ये बोलता है कि फोटिक जोन से नीचे कोई भी सिग्निफिकेंट फोटोसिंथेसिस नहीं होती है. समझना, दो चीजें हमने क्या बोला, एक हमने बोला फोटोसिंथेसिस, दूसरा हमने क्या बोला, सिग्निफिकेंट लगा दिया इसके आगे. ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो सबसे ऊपर वाला जोन था दैट इज फोटिक जोन. ये बोल रहे हैं यहाँ पे जो भी प्राइमरी प्रोड्यूसर साइनोबैक्टीरिया है ना, जो भी आपको फाइटोप्लैंक्टॉन्स देखने को मिलेंगे, ये फोटोसिंथेसिस इतनी पर्याप्त मात्रा में करते हैं कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है ना, जो आपके जितने भी कंज्यूमर्स है जो इनको खाने वाले हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई जू प्लैंक्टन आया और उसने फाइटोप्लैंक्टन को खा लिया. क्लियर है. अब इसका यहाँ पे भी 10% लॉ काम करता है, फिर इस जू प्लैंक्टन को किसी सेकेंडरी कंज्यूमर ने खा लिया, उसको मिल जाएगा. तो ये इतनी पर्याप्त फोटोसिंथेसिस करते हैं कि नेक्स्ट जितने भी इकोसिस्टम को ये सपोर्ट कर पा रहा है वो सबके सब इसके ऊपर टिके हुए हैं. लेकिन इस फोटिक जोन से नीचे अगर कोई ऐसा फाइटोप्लैंक्टन है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस कैसे कर रहा है, इतनी सिग्निफिकेंट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है कि उसके ऊपर पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो टिक जाए, उसके ऊपर पूरा का पूरा जो फूड वेब है वो टिक जाए. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी फोटोसिंथेसिस जो पूरी की पूरी आगे पूरे फूड वेब को सपोर्ट करे, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस, जो पूरी के पूरे इकोसिस्टम को संभाल सकती है. ठीक है, सिग्निफिकेंट फोटोसिंथेसिस कर रही है वो. और जो इस फोटिक जोन से नीचे कोई ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पे क्या आ जाता है, लाइट कंपनसेशन पॉइंट आ जाता है. मतलब कि जितनी फोटोसिंथेसिस चाहिए उतनी ही बन रही है, जितनी फोटोसिंथेसिस कर रहा है ऑर्गेनिज्म उतना ही ऑर्गेनिज्म यूज कर ले रहा है, जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही यूज हो जा रही है. तो उसको हम कहते हैं नॉन सिग्निफिकेंट फोटोसिंथेसिस, जो कि पर्याप्त मात्रा में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही है, जो कि एक पूरे के पूरे इकोलॉजिकल वेब को, ठीक है, एक पूरे के पूरे फूड वेब को संभाल सके, उतनी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है फोटिक जोन से नीचे. क्लियर है बात. लेकिन अब ऐसा नहीं है कि फोटिक जोन से नीचे कोई ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलेगा ही नहीं. ठीक है, ये भ्रम है, इसको निकाल देना है दिमाग से. डीप सी में ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे पाए जाते हैं और बहुत अबंडेंस में ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इवन दो वहां पे इतनी सिग्निफिकेंट फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तब भी. क्लियर हो गई बात. चलो अब आगे बढ़ते हैं. क्या बोल रहा है, द ओपन ओशन इज होम, द ओनली होम फॉर थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद नो काउंटर पार्ट्स ऑन लैंड. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का घर है ओशियन. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट सपोर्ट्स 11 एनिमल फाइला, कि जो आपने टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था,
ठीक है, तो वो लगभग 11 एनिमल फाइला को सपोर्ट करता है, जिसमें से सिर्फ ओनक्योफोरा ही ऐसा है जो कि एंडेमिक है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए, मतलब इसका टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के सिवा और कोई घर नहीं है। ठीक है, देखो एंडेमिक का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज एंडेमिक या एंडेमिक स्पीशीज की बात करते हैं ना जब हम, कहने का मतलब ये है ये किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ही पाई जाती है, अगर इनसे इनका ये वाला हैबिटेट छीन लिया जाएगा तो ये जो स्पीशीज है वो लुप्त हो जाती हैं, उनको हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। तो ऑन सॉरी, हाँ, एंडेमिक स्पीशीज। ठीक है, तो ओनकोफोरा जो है हमारा, वही एक ऐसा क्या कह सकते हैं फाइला है जो कि एंडेमिक है विद द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। कहने का मतलब ये है दैट इज फाउंड इन नो अदर एनवायरनमेंट, वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के सिवा और किसी एनवायरनमेंट में नहीं मिल सकता। तो अगर इसको टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट से निकाल दिया जाएगा, ये जो स्पीशीज है, ये जो फाइला है आपका, वो लुप्त हो जाएगा। 14 phyla live in freshwater environments, but none are endemic. बोल रहे 14 फाइला जो है वो फ्रेश वाटर में आपको देखने को मिलता है, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में, लेकिन उनमें से कोई भी एंडेमिक नहीं है। मीनवाइल वहीं पे जो मेराइन एनवायरनमेंट है वो 28 फाइला को सपोर्ट करता है, जिसमें से 13 जो है वो एंडेमिक है टू दी मेराइन, मतलब कि ये सिर्फ मेराइन एनवायरनमेंट में ही ग्रो कर सकती हैं। अगर मेराइन एनवायरनमेंट तबाह हो गया तो ये 13 के 13 फाइला नहीं बचने वाले। क्लियर हो गई बात? जैसे कि आपको यहाँ पे ग्राफ की मदद से भी यही समझाया गया है, ओनली वन फाइलम इज एंडेमिक टू टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, दैट इज ओनक्योफोरा। उसके बाद फ्रेश वाटर में तो कोई एंडेमिक नहीं है, सबके सब अच्छे से हर जगह ग्रो कर सकते हैं, है ना। उसके बाद मेराइन में आपको बता दिया कि कितने हैं, 13 फाइला ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मेराइन एनवायरनमेंट में ही ग्रो कर सकते हैं, उनका घर सिर्फ वही है और कोई घर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और ट्रांजिशनल एनवायरनमेंट्स के बारे में समझते हैं। ट्रांजिशनल एनवायरनमेंट्स में एस्चुरीज, सॉल्ट मार्शेस, मैंग्रोव फॉरेस्ट और फ्रेश वाटर वेटलैंड्स आते हैं। ठीक है, सबके बारे में एक एक करके समझेंगे क्या होता है, कैसे काम करता है। एस्चुरीज, एस्चुरीज आर फाउंड wherever river meets the sea, जैसे कि आप पीछे भी देख रहे हैं, ये है एस्चुरी, है ना। तो रिवर जो है वो इतनी बड़ी सी में जाकर के पीछे मिल रही है, तो ये वाला जो पूरा एरिया है वो क्या हुआ, एस्चुरीज हुई। ठीक है, तो ये है आपके ट्रांजिशनल एनवायरनमेंट। ठीक है, जो एक से दूसरे एनवायरनमेंट में मिक्स होने की एक स्टेट है, एक फेज है। ठीक है, एक जगह है। उसके बाद सॉल्ट मार्शेस एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बताया है, आर कंसंट्रेटेड अलोंग लो लेइंग कोस्ट्स विद सैंडी शोर and may like estuaries be associated with the mouth of rivers। ठीक है, तो ये आपको लो लेइंग कोस्ट यानी कि जो सैंडी शोर्स होते हैं ना उनकी बात कर रहा है। सॉल्ट मार्शेस और मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको सैंडी शोर्स के पास मिलेंगे, और ये एस्ट्रीज जैसे ही होते हैं क्योंकि ये भी रिवर के जो माउथ है ना उसके साथ कहीं पे लग रहे होते हैं। क्लियर है? उसके बाद फ्रेश वाटर वेटलैंड्स आ गए, जैसे कि स्वम्प्स और मार्शेस हो गए। दे ऑक्यूपाई लो लेइंग एरियाज with landscapes and are generally inundated with water for some part of each year। अब होता क्या है, स्वॉर्म्स और मार्शेस कहाँ बनते हैं, देखो जैसे मान लो कि ये कोई लैंड का एरिया है। ठीक है, यहाँ पे कोई जंगल है या कुछ है। ठीक है, मतलब वेजिटेशन है। अब क्या होता है कि साल के जब मॉनसून वगैरह आता है बेसिकली, तभी क्या होता है कि पानी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे ये जो वाटर है ना इस वेजिटेशन को हिट कर जाता है। तो ऐसी जगह है, ऐसे लैंडस्केप जहां पे साल के किसी एक टाइम पे, है ना, जैसे मॉनसून वगैरह में क्या हो जाता है, पानी जो है वो बढ़ जाता है, और फिर वहां पे क्या बनते हैं, स्वॉम्प्स और मार्शेस। ये भी एक ट्रांजिशनल एनवायरनमेंट है, राइट। अभी बोल रहा है ऑल फोर आर ट्रांजिशन बिटवीन वन एनवायरनमेंट एंड अदर। तो सारे के सारे जो हैं वो ट्रांजिशन है एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट के बीच में। ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चनर क्वेश्चन कहां से उठाएगा, वो आपको किसी भी एक का नाम दे देगा
जैसे एस्चुरीज के बारे में पूछ लिया, और आपसे पूछ लेगा कि बताओ ये किस किस के बीच में, किस किस एनवायरमेंट के बीच में ट्रांजिशन है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सॉल्ट मार्शेस एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट जो हैं, फॉरेस्ट एट द ट्रांजिशन बिटवीन लैंड एंड सी, तो लैंड और सी के बीच में जो ट्रांजिशन बनती है दैट इज सॉल्ट मार्शेस एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। एस्चुरीज अगर पूछ लेगा तो एस्चुरीज आर द ट्रांजिशन बिटवीन, जैसे कि बताया, रिवर और सी के बीच में। और जो फ्रेश वाटर वेटलैंड्स हैं, एट द ट्रांजिशन बिटवीन लैंड एंड फ्रेश वाटर, तो कोई लैंड होगी और कोई फ्रेश वाटर सोर्स है, वो आपस में जब ट्रांजिट होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो वहां पे जो जगह बनती है, जो बन रहा है फ्रेश वाटर वेटलैंड्स या उस तरह की कोई चीज, तो वो है आपके बेसिकली, ये सारे के सारे हैं आपके ट्रांजिशनल एनवायरमेंट्स। यहां से क्वेश्चन कई बार पुट अप हो जाता है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, कि कौन सा जो है वो किस किस के बीच में ट्रांजिशन है। चलिए, ये मैनग्रोव जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखो वाटर है, अब पानी आएगा वो बिल्कुल यहाँ तक जो है वो भर जाएगा, है ना, तो एक ट्रांजिशनल एनवायरनमेंट बनेगा। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं रिवर्स एंड स्ट्रीम्स के बारे में, जिनको लाइफ ब्लड एंड पल्स कहा जाता है लैंड का। रिवर्स एंड स्ट्रीम्स वेरी अलोंग 3 स्पेशल डायमेंशंस। 3 स्पेशल डायमेंशंस बनते हैं जब भी रिवर और स्ट्रीम की बात करते हैं। जैसे हमने ओशन में जोन वगैरह पढ़े थे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वैसे ही अब रिवर्स में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन फ्लो, रिवर कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड अक्रॉस देयर विड्थ इनटू वेटेड एंड एक्टिव चैनल। जैसे कि ये रिवर आप नीचे देख रहे हैं, रिवर में कई बार पानी कम होता है तो क्या हो जाता है, हम बोलते हैं रिवर सूख गई, यानी कि उसकी विड्थ जो है वो कम हो जाती है। तो विड्थ के बेसिस पे भी रिवर को डिवाइड किया जाता है, और इनके फ्लो के वेरिएशन पे भी डिवाइड किया जाता है। डिवीजन के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि विड्थ के बेसिस पे बताया है, तो 2 क्राइटेरिया हैं, एक तो वेटेड और एक्टिव चैनल्स। ठीक है, आगे डायग्राम की मदद से समझेंगे कि कैसे बनते हैं। दूसरी चीज इन्होंने बोला, जो द वेटेड चैनल्स हैं, द वेटेड चैनल्स कंटेन वाटर इवन ड्यूरिंग लो फ्लो कंडीशन। जब गर्मियां होती हैं तो जो रिवर्स होती है ना वो सूख जाती है, तो उनकी विड्थ कम हो जाती है। वेटेड चैनल वो एरिया होता है जिसमें रिवर में हमेशा 12 महीने पानी रहता ही रहता है, चाहे उसकी विड्थ कम भी हो जाए तब भी वहां पे वेटेड चैनल में पानी रहेगा। while the active channel is unintended at least annually during high flow। और वहीं पे बोल रहा है कि जब बारिश होगी ना, बारिश से हाई फ्लो होगा, तो जो वेटेड चैनल को छोड़ के जगह बच गई है ना, जो लैंड तक पूरी की पूरी लग रही है, वो है आपका एक्टिव चैनल। वेटेड चैनल को छोड़ के मॉनसून में जिस जिस जगह पे पानी आ जाए, रिवर की विड्थ बढ़ जाए, तो वेटेड चैनल को छोड़ के जो बाकी एरिया बच गया दैट इज एक्टिव चैनल। राइट, बाकी इसको हम डायग्राम की मदद से भी समझेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इन्होंने बोला, आउटसाइड द एक्टिव चैनल इज द राइपेरियन जोन। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये है आपका वेटेड चैनल, यहां पर आपका कहीं बन गया क्या, एक्टिव चैनल। अब इस एक्टिव चैनल के बाद, ठीक है, बाद भी एक जोन होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं राइपेरियन जोन। एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे आगे राइपेरियन जोन कैसे बनता है। बोलता है राइपेरियन जोन होता क्या है, बोलते हैं ये ट्रांजिशन है बिटवीन एक्वेटिक एनवायरनमेंट ऑफ रिवर एंड द अपलैंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। कि ये एक्वेटिक, यहाँ देखो यहाँ पे सारा सारा पानी है, तो यहाँ पे भी कुछ लाइफ फॉर्म होंगी जो रिवर के अंदर होंगी, प्लस ये बिल्कुल टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के साथ लग रहा है, तो यहाँ की जो लैंड है वहां पे भी कोई ना कोई जीव जंतु ऑर्गेनिजम्स जो है वो पनप रहे होंगे। तो ये बोलता है कि ये जो राइपेरियन जोन है ये ट्रांजिशन है इन दोनों के बीच का, रिवर का और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट का। क्लियर होगी बात। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद इसने कहा कि रिवर्स एंड स्ट्रीम्स कैन बी डिवाइडेड वर्टिकली। अभी तक तो आपने जितनी भी डिवीजन की वो हॉरिजॉन्टली करी, कि वेटेड चैनल है जहां पे पानी हमेशा रहता है, मॉनसून में जो है ना, एक आधी बार जो है वो क्या आ जाएगा, फ्लो आ जाएगा, हाई फ्लो आ जाएगा, और फिर बनेगा कौन सा, कौन सा,
जो हमारा सेकंड एक्टिव चैनल था वो, ठीक है। और एक्टिव चैनल्स के भी बाहर जहां पे एक ट्रांजिशन जोन देखने को मिलेगा उसको हम कहते हैं राइपेरियन जोन। ये हो गया आपकी वर्टिकल डिवीजन, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिवीजन। अब हम रिवर के अंदर, जैसे ओशन को हमने वर्टिकली डिवाइड किया था, वैसे ही रिवर के अंदर चल के भी उसको वर्टिकली डिवीजन से समझेंगे। चलो, वर्टिकली में ये बोलता है द बेंथिक जोन इंक्लूड्स द सरफेस ऑफ द बॉटम सबस्ट्रेट। तो बेंथिक जोन जो है वो क्या करता है, इंक्लूड्स द सरफेस ऑफ द बॉटम सबस्ट्रेट एंड द इंटीरियर ऑफ द सबस्ट्रेट थ्रू डेप्थ्स एट विच सब्सटेंशियल सरफेस वाटर स्टिल फ्लोस। बेंथिक जोन जो है, ठीक है, वो कहां पे है, जो बॉटम सरफेस है ना उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। आगे जैसे डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको समझाऊं, दिखाऊं, तो ये देखो, ठीक है, ये है, ये देखो, ये है लैंड का हिस्सा, ठीक है, जहां पे लैंड लग रही है, और ये वाटर, तो इसका बॉटम तो यही हुआ ना। तो बॉटम वाला जो हिस्सा है जहां पे पानी अभी भी फ्लो कर रहा है, दैट इज बेंथिक जोन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, ये बता दिया। उसके बाद हाइपोरिक जोन बताया है, बोल रहे अ जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन एरिया ऑफ सरफेस वाटर फ्लो एंड ग्राउंड वाटर। बोलते हैं ये एक ऐसा ट्रांजिशन जोन है जहां पे ये नदी अगर यहाँ पे फ्लो कर रही है, ठीक है, तो ये नदी जो है वो यहाँ पे फ्लो कर रही है, नदी का बिल्कुल सरफेस और ग्राउंड वाटर, ठीक है, एक रीजन होगा जिसमें ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है नदी के नीचे, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर और नदी का जो फ्लो है बेंथिक जोन जहां तक था, उनके बीच में एक ट्रांजिशन जोन बनता है जिसको हम हाइपोरिक जोन कहते हैं। और फिर आ जाता है द एरिया कंटेनिंग ग्राउंड वाटर बिलो द हाइपोरिक जोन इज कॉल्ड एज फेरेटिक जोन। हाइपोरिक जोन के बाद नीचे भी, इस ट्रांजिशन जोन के नीचे भी जो एरिया ग्राउंड वाटर को कंटेन करता है उसको हम फेरेटिक जोन कहते हैं, ठीक है। डायग्रामेटिकली समझेंगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। जैसे आप देख रहे हो ये है एक रिवर, ठीक है। अब इसमें ये जो बीच वाला पार्ट है ना जो रेड लाइन से दिखाया है, ये आपको एक वेटेड चैनल दिखाया है जिसमें थ्रू आउट द एयर, ठीक है, हर वक्त पानी रहेगा चाहे नदी सूख रही है कुछ भी है। उसके बाद एक्टिव चैनल का आपको बता रखा है, जैसे ये है नदी का वेटेड चैनल वाला हिस्सा। फिर उसके बाद ये बताया है एक्टिव चैनल वाला हिस्सा जिसमें पानी कब आता है, जब मॉनसून से बहुत ज्यादा बरसात जो है वो हो जाती है तो फ्लो बढ़ जाता है, उस टाइम पे इस एरिया पे भी पानी आ जाता है, दैट इज एक्टिव चैनल। तो एक्टिव चैनल इज यूजुअली फ्लडेड एट एटलीस्ट वंस ईच ईयर, ठीक है। उसके बाद आपको एक जोन बताया था राइपेरियन जोन। राइपेरियन जोन में क्या होता है कि ट्रांजिशन होती है ना, वाटर, यानी कि देखो यहाँ पे भी आपका एक्वाटिक एनवायरनमेंट है प्लस टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, इन दोनों के बीच का जो एक ट्रांजिशन जोन था दैट इज राइपेरियन जोन। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे रूट्स ऑफ ट्री ग्रो इन द राइपेरियन जोन ऑफन ड्रॉ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड वाटर, इसीलिए इसको एक ट्रांजिशन जोन कहा गया है क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट का पार्ट है। क्लियर होगी बात। तो ये थी आपकी हॉरिजॉन्टल में डिवीजन। अब हम वर्टिकल डिवीजन को देखते हैं, क्या बोल रहा है, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स लिव इन ऑल जोन फ्रॉम द फेरेटिक जोन टू द वाटर कॉलम। तो ये बोल रहा है कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो इस फेरेटिक जोन से लेकर के वाटर कॉलम तक हर जगह पे रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो जोन हमने पढ़ा था दैट इज बेंथिक जोन। बेंथिक जोन क्या था कि बिल्कुल धरती जहां पे सैंड आपको देखना शुरू मिलना शुरू हो जाए नीचे रिवर में, ठीक है, वो बॉटम वाला हिस्से तक, ठीक है, वो बॉटम वाला हिस्सा जहां पे पानी अभी भी फ्लो कर रहा है दैट इज बेंथिक जोन। फिर बेंथिक जोन से नीचे एक ट्रांजिशन वाला जोन बनता है दैट इज हाइपोरिक जोन, जहां पे ये ऊपर फ्लो हो रहा है, मतलब कि बेंथिक जोन वाला वाटर फ्लो हो रहा है प्लस यहाँ पे ग्राउंड वाटर भी है, ठीक है। तो ये एक ट्रांजिशन जोन है, ग्राउंड वाटर भी है, ऊपर वाला हिस्सा भी लग रहा है, दैट इज हाइपोरिक जोन। और फिर इस ट्रांजिशन जोन के बाद नीचे एक सरफेस होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड वाटर पड़ा होता है, दैट इज फेरेटिक जोन। क्लियर होगी बात। अभी क्या बोल रहा है, वाटर फ्लोज फ्रॉम द रिवर चैनल इनटू ग्राउंड वाटर
एंड फ्रॉम ग्राउंड वाटर टू रिवर चैनल। ठीक है, तो ये जो है ये चलता रहता है, एक्सचेंज ऑफ वाटर जो है वो चलता रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी रिवर की डिवीजन होगी, बेंथिक जोन, हाइपोरिक जोन और फेरेटिक जोन। चलिए, अब हमने रिवर्स की बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं लेक्स की। लेक्स को स्मॉल सीज भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कुछ कुछ जो है वो ओशियंस जैसे होते हैं। ठीक है, इनकी डिवीजन जो है वो भी ओशियंस जैसी होती है। क्या कहता है, द शैलोएस्ट वाटर अलोंग द लेक शोर वेयर रूटेड एक्वेटिक प्लांट्स मे ग्रो इज कॉल्ड लिटोरल जोन। जैसे कि ओशन में था। ठीक है, बियॉन्ड द लिटोरल जोन इन द ओपन लेक इज द लिमिनेटिक जोन। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो वीडियो में, क्या बोल रही है कि वो हिस्सा जहां पे जो पानी के साथ लगा हुआ है और यहाँ पे थोड़ी थोड़े जो प्लांट्स वगैरह हैं वो ग्रो किए हुए हैं, तो ये वाला जो हिस्सा होगा इसको हम लिटोरल जोन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, लिटोरल जोन। और इस लिटोरल जोन को बाकी छोड़ के जो भी हिस्सा है ना पूरा पानी वाला, ये पूरा पानी वाला, दैट इज लेमिनेटिक जोन। क्लियर होगी बात, ओशन में भी ऐसे ही था। चलो, उसके बाद द एपिलिमिनोन, जैसे कि हमने वहां पे पढ़ा था, ओशन में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वैसी लेयर्स होती हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये लिटोरल जोन है ना, जहाँ पे छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं। इसके बाद जितना भी बचा वो सारा का सारा आपका लेमिनेटिक जोन है। ठीक है, अब सबसे पहली लेयर जो यहाँ पे आई, सबसे पहला जोन जो यहाँ पे आया, दैट इज एपिलिम्नियन, इनकम्पासेस द सरफेस लेयर ऑफ द लेक्स। तो जो सरफेस लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर है लेक्स की, दैट इज एपिलिम्नियन। बिलो द एपिलिम्नियन द थर्मोक्लाइन। ठीक है, इस लेयर को थर्मोक्लाइन या फिर मेटालिम्नियन भी कहते हैं। तो यहाँ पे मेटालिम्नियन लिखा हुआ है। थर्मोक्लाइन में जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था, वहां पे जो टेम्परेचर है ना उसकी लेयर्स स्ट्रेटिफिकेशन होती जाती है, टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन होती है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे ही आप इस लेयर से 1 मीटर नीचे जाओगे 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जैसे जैसे आप डीप जाते जाओगे टेम्परेचर कम होता जाता है, इसीलिए उसको थर्मोक्लाइन कहा है, क्योंकि यहाँ पे थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन आपको देखने को मिलती है। हर लेयर हर 1 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा डेप्थ में। फिर मेटालिम्नियन के बाद एक लेयर आती है आखिरी, दैट इज हाइपोलिम्नियन। हाइपोलिम्नियन क्या होता है, बिलो दी थर्मोक्लाइन होता है, बहुत ठंडा होता है, डार्क वाटर ऑफ हाइपोलिम्नियन। ठीक है, डार्क वाटर होता है क्योंकि जो सूर्य की रोशनी है वो इतने नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट करती है एपिलिम्नियन में अच्छे से, वार्म रहता है यहाँ का वाटर। ठीक है, मेटालिम्नियन में क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल और फिजिकल फैक्टर चेंज होते हैं, है ना। जैसे जैसे डेप्थ में जाते जाओगे सारे के सारे टेम्परेचर और जो भी फिजिकल आपके फैक्टर हैं, केमिकल फैक्टर ना, वो चेंज होते रहते हैं, इसीलिए ठंड बढ़ती जाती है। फिर हाइपोलिम्नियन में जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा और डार्क होता है, और इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन भी नहीं होती है, बहुत कम होती है। क्लियर होगी बात। चलिए, अब आगे हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था ऑक्सीजन क्या है, एक लिमिटिंग फैक्टर है, एक लिमिटिंग रिसोर्स है। क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है ऑक्सीजन की वो एक लिमिट तक हो सकती है वाटर में। क्या बोल रहा है, वेल मिक्स्ड लेक्स ऑफ लो बायोलॉजिकल प्रोडक्शन विच आर कॉल्ड ओलिगोट्रॉफिक आर नियरली ऑलवेज वेल ऑक्सीजनेटेड। तो आपसे ऑक्सीजन के बेसिस पे अगर लेक्स की कैरेक्टराइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन पूछ ले, तो आपको बताना है कि 2 तरह की लेक्स होती हैं, एक होती हैं ओलिगोट्रॉफिक, दूसरी होती है यूट्रॉफिक। ठीक है, अगर ओलिगोट्रॉफिक की बात वो कर रहा है तो कहने का मतलब ये है, इसमें जो ये जो लेक होगी इसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्शन कम होगा। बायोलॉजिकल प्रोडक्शन का मतलब है कि वहां पे जो पेड़ पौधे, जैसे आपने देखा होगा खड़ा पानी जहां पे होता है ना, तो वहां पे एल्गल ब्लूम्स, एल्गे, हरी हरी काई जो है वो पूरा कवर अप कर लेती है उसको। ठीक है, जो ओलिगोट्रॉफिक लेक होती है ना वो वेल ऑक्सीजनेटेड होती है, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें अच्छी होती है। कहने का मतलब ये है कि वहां पर बायोलॉजिकल प्रोडक्शन है ना, जो घास फूस ये एल्गे वगैरह ऊपर जमेगी ये बहुत कम होगी। ठीक है, और लेक्स
ऑफ हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्शन, जहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी, काई वगैरह बहुत ज़्यादा जमी हुई है ऊपर, है ना, पूरा हरा हरा हो गया है लेक, तो उसको हम कहते हैं यूट्रॉफिक लेक। कहने का मतलब ये है ऐसी लेक में ऑक्सीजन जो है वो बहुत डिप्लीटेड मात्रा में होगी, बहुत कम मात्रा में होगी। कहने का मतलब ये है कि हाई बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए वो चाहिए। ठीक है, हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बीओडी कहते हैं इसको, हाई बीओडी। अब यूट्रॉफिक लेक्स में क्या हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे इतनी काई वगैरह जम जाती है, उस प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। कैसे होता है वो? न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज कैन एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन। कि वहां पे न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाती है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जिसकी वजह से वहां पे यूट्रोफिकेशन हो जाती है। पानी के ऊपरली सतह पे पूरी काई, पूरी एल्गे सब कुछ ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से सनलाइट जो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती, और वहां पे ऑक्सीजन जो है वो डिप्लीट करना शुरू कर देती है, और नीचे जो मछलियां, जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मरना शुरू कर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या होता है यूट्रोफिकेशन? अ प्रोसेस जनरली रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। जो आपकी प्राइमरी प्रोडक्शन थी, जो फोटोसिंथेसिस करने वाले प्राइमरी प्रोड्यूसर थे, वो बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज कर जाते हैं, इंक्लूडिंग एक्सेसिव एल्गल ब्लूम्स। ठीक है, एल्गल ब्लूम्स बहुत ज्यादा एक्सेस में हो जाएगी, ऑक्सीजन डिप्लीट कर जाती है, एंड रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी। अंततः जितने भी वहां पे जानवर होंगे वो क्या कर जाएंगे, वो सारे के सारे जो है वो खत्म हो जाएंगे, है ना। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, ऑक्सीजन के बेसिस पे अगर आपसे पूछ ले तो दो तरह के लेक्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, ओलिगोट्रॉफिक लेक और यूट्रॉफिक लेक। ओलिगोट्रॉफिक में देखो क्या बोल रहा है, कूल टेम्परेचर एंड हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्रोवाइड अ सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फिश सच एज ट्रॉट एंड वाइट फिश। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं कि अच्छा इन्वायरमेंट है क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कूल है, ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में है। लो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्पेशली फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन सपोर्ट्स लो डेंसिटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन एंड वेस्कुलर एक्वाटिक एनिमल्स। ऐसे पानी में फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, इन सब की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से वहां पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, अलगे वगैरह, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, वो कम ग्रो करेंगे। अगर वो कम ऊपर पानी के ग्रो करेंगे तभी ये नीचे वाले जो जीव हैं ये सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, invertebrate species requiring high oxygen concentration are dominant in the benthic fauna। ठीक है, जो बिल्कुल सरफेस वाला बेंथिक वाला पार्ट होगा, वहां पर इनवर्टिब्रेट स्पीशीज के लिए जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है ना वो ज्यादा चाहिए। ठीक है, वहां पे डोमिनेंस होती है इनकी। उसके बाद स्टीप शोर लाइन एंड डीप बॉटम रिड्यूसेस हीटिंग ड्यूरिंग समर एंड हेल्प मेंटेन लोअर वाटर टेम्परेचर। ठीक है, ये जो स्टीप शोर है ना, ये इसका काम क्या होता है, ये ठंडा रखता है, रिड्यूस करता है हीट को, क्योंकि ऊपर से तो पूरी की पूरी क्या है, रोशनी गिर रही है ना, और नीचे से ये क्या करता है, मेंटेन करने के लिए, मतलब जो टेम्परेचर है ना उसको बनाए रखने के लिए, बहुत ज्यादा गर्म भी ना हो जाए, बहुत ज्यादा ठंडा भी ना हो जाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है किसके, यूट्रॉफिक लेक के। एक अच्छा फलता फूलता लेक जो है वो कैसा होना चाहिए, ओलिगोट्रॉफिक लेक जैसा होना चाहिए। दूसरा है आपके पास कौन सा, यूट्रॉफिक लेक, जिसमें क्या है, वार्म टेम्परेचर एंड लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी प्रोवाइड एनवायरमेंट फेवरिंग टॉलरेंट फिश सच एज कैटफिश एंड बोफिन्स। ठीक है, ये बोलता है कि जो यूट्रॉफिक लेक होता है ना, वहां पे सिर्फ वही फिशेस टिक सकती हैं जो भाई एनवायरमेंट टॉलरेट कर सकती हो। ठीक है, जो भी वहां पे कंडीशंस हैं उनको वो टॉलरेट कर सकती है, जैसे कि कैटफिश, आपको भी पता है कैटफिश को आप जिस भी पॉन्ड में डाल दो वो सारी स्पीशीज खत्म कर देती है। ठीक है, विक्टोरिया लेक इसका अच्छा एग्जाम्पल है। अब क्या होता है यहाँ पे, दूसरी चीज क्या बोला, हाई अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में है तो फाइटोप्लैंक्टोन्स आपके भरपूर मात्रा में ग्रो करेंगे और फिर वो किसी और को ग्रो नहीं करने देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होगी वो बहुत लो हो जाएगी और टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से फिशेस सरवाइव नहीं कर पाएंगी।
यहाँ पे क्या बताया है, बेंथिक इनवर्टिब्रेट बायोमास इज हाई एंड डोमिनेटेड बाय स्पीशीज टॉलरेंट ऑफ वार्म टेम्परेचर एंड लो ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अब दबदबा किनका होगा, वही स्पीशीज यहाँ पे रह पाएंगी जो इस तरह का वार्म टेम्परेचर लो ऑक्सीजन को सर्वाइव कर सकते हैं। शैलो बॉटम रिड्यूसेस टोटल वाटर वॉल्यूम एंड इंक्रीजेस हीटिंग इन समर। अगर इस तरह का शैलो बॉटम है, देखो यहाँ पे स्टीप शोर लाइन है, यहाँ पे देखो शैलो बॉटम है, अगर शैलो बॉटम होगा तो ऑब्वियसली वहां पे जो ये जो थी वो हीट को एब्जॉर्ब करने का काम आ रही थी। अब ये हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा और फिशेस जो हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अंदर, मरना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन आपको पता चल गया दो तरह की लेक्स होती हैं, ओलिगोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक। यूट्रॉफिक लेक में यूट्रोफिकेशन हो जाती है जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होती है, क्योंकि एक्सेस ऑफ फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जब वहां पे मिलेगा तो एल्गल ब्लूम ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से और कुछ वहां पे नहीं टिक सकता। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आज का जो लेक्चर था उसमें बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज थी जिसके ऊपर क्वेश्चंस आपको CSR जैसे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, DBT हो गया, JRF के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के और लेक्चर जो हैं वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। और अगर आप बैचेस को अवेल करना चाहते हो तो जो गिवन नंबर्स थे वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारा एड्रेस और जो नंबर्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहाँ से भी आप कॉल जो है हमें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।